हेलो दोस्तों, लर्न विथ मी पर पुनः आपका स्वागत है। मैं राजकुमार। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक के पाठ्य सेक्शन का 8th चैप्टर फायर हिम को इन डिटेल डिस्कस किया है और आज हम लोग इस चैप्टर में मौजूद क्वेश्चन आंसर सेक्शन को डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग B11 के तरफ बढ़ते हैं और इस सेक्शन में क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं, उनमें से आपको चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जो स्टेटमेंट ट्रू हो उसके लिए T और जो स्टेटमेंट फॉल्स हो उसके लिए F सूचित करें, इंडिकेट करें या लिखें। तो दोस्तों, सर्वप्रथम क्वेश्चन है मेरा A नंबर का, द पोम डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ए बर्निंग घाट। क्वेश्चन है, कविता एक शमशान घाट के दृश्य का वर्णन करता है। तो यह आपका जो स्टेटमेंट है वह ट्रू है। यह स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है। तो हम टी लिख देते हैं। हम क्या करते हैं? टी लिख देते हैं। ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट, तो टी। अब देखिए बी क्वेश्चन है कि पासर्स बाय टेंड टू इग्नोर द बर्निंग एट द घाट। जो पथिक लोग हैं, जो राहगीर लोग हैं, क्या वे लोग शमशान घाट को अवॉइड करके या इग्नोर करके गुजरते हैं? तो यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पासर्स बाय हैं वे बर्निंग घाट के बगल एक रूट है उससे होकर गुज़रते हैं। जब उससे होकर के गुज़रना है तो वह बर्निंग घाट को अवॉइड नहीं कर सकता है, इग्नोर नहीं कर सकता है। न चाहते हुए भी वहाँ ध्यान आकृष्ट हो ही जाएगी। तो यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। अब नेक्स्ट सी, द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्रैटनिंग एट नाइट। तो यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्वेश्चन है, जो बर्निंग घाट है उसका जो दृश्य है रात्रि में फ्रैटनिंग है, भयावह है या डरावना है। तो यह स्टेटमेंट सही है। उसके बाद डी है, द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूअल टू द स्पीकर। जो फायर का रेडनेस है, जो लालिमा है, जो लालीपन है, जो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अंगारे युक्त, तो ये जो रेडनेस ऑफ फायर है क्या स्पीकर के लिए, कवि के लिए क्रूअल है, क्रूर है? तो आपका आंसर हो जाता है ट्रू। हाँ, जो रेडनेस ऑफ फायर है, जो अग्नि की लालिमा है, जो जिसे हम एम्बर कह सकते हैं, वह जो दृश्य है वह स्पीकर के लिए वह क्रूअल सम है। उसके बाद ई नंबर क्वेश्चन है, द हाफ बर्नट लिम्स एट द घाट सजेस्ट द ट्रू वर्किंग ऑफ फायर। हाफ बर्नट लिम्स मतलब अधपके जो शारीरिक अंग हैं, लिम्स मतलब होता है शरीर के अंग, जो शमशान घाट में उपलब्ध है, तो वह फायर का ट्रू वर्किंग इंडिकेट करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। नहीं, यह ट्रू नेचर नहीं हुआ फायर का, क्योंकि फायर जो है वह सभी चीज़ों को खाक में मिला सकता है, सभी चीज़ों को जलाकर राख करता है। और लेकिन यहाँ पर हाफ बर्नट लिम्स है, अधपके लिम्स है, इसीलिए यह फायर का नेचर नहीं है। पूर्णतः वह अपने कार्यों का अंजाम नहीं दे पा रहा है।
इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद एफ है, द स्पीकर बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन। क्या स्पीकर जो है जोरोस्ट्रियन रिलीजन को बिलोंग करता है? तो यस, ये हो जाएगा आपका ट्रू स्टेटमेंट। क्योंकि जो केकियन दारोबाला साहब हैं वे जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब पारसी धर्म को मानते हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन है, द स्पीकर इज़ नॉट प्लीज्ड विद द व्यूज़ ऑफ हिज फादर। क्या स्पीकर अपने पिताजी के व्यूज़ से प्लीज्ड नहीं है, खुश नहीं है? तो यह स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। यह स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। मतलब जो कवि है केकेएन दारोबाला, वह अपने पापा के व्यूज़ से प्लीज्ड है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एच क्वेश्चन है आपका, एच क्वेश्चन है, द फर्स्ट बर्न चाइल्ड वॉज कंसाइन्ड टू फायर अंडर कंपल्सन। तो यह स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू। चूँकि जो कवि दारूबाला का प्रथम पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र था, उसे प्रेशर के कारण अग्नि में ही सुपुर्द कर दिया गया, अग्नि में ही क्रीमेट कर दिया गया, कंसाइन कर दिया गया। तो यह स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो है दे दिए हैं आंसर्स के रूप में सभी आपका इंडिकेशन TFT। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, इसका आंसर जो है आप लोगों के सहूलियत के लिए दे दिए हैं। तो दोस्तों हम लोग B1-2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द पोम। यानी कविता के आधार पर निम्नलिखित सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो एक क्वेश्चन है, द वॉन्डरिंग गोस्ट लाइट्स डैश पासर्स बाय। तो इसमें भरा जाएगा फ्राइटेंड, FRIGH, फ्राई TEN, टेन ED, ईड। तो फ्राइटेंड। अब इसका अर्थ हो जाएगा वॉन्डरिंग गोस्ट, यानी जब शमशान घाट में मुर्दे जल रहे थे, रात्रि का समय था, तो उस वक्त लाइट्स के प्रभाव से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि बहुत सारे भूत पिशाच भयावह आकृतियों का इधर उधर विचरण कर रहे हैं। और इस दृश्य को देखकर पास से गुजरने वाले जितने भी पथिक थे, राहगीर लोग थे, वे सहम जाते थे, डर जाते थे। उसके बाद बी, द ग्रे एस दैट डैश ऑल। तो इसमें भरा जाएगा सबेल्लोज, SWALLOWS। सबेल्लोज मतलब होता है निकलना। तो ग्रे एस मतलब भूरे रंग की राख सभी चीज़ों को निगल रहा था। उसके बाद सी क्वेश्चन है, द घाट इज लिटर्ड विथ। घाट वह फिल्ड विथ था, भरा हुआ था, किससे? तो मुर्दों को जलाने की वजह से जो इम्बर्स बचा हुआ था, जो अंगारे या शोले बचे हुए थे, उन इम्बर्स से घाट पूर्ण था, लिटर्ड विथ था या फिल्ड विथ था, भरा हुआ था। उसके बाद डी क्वेश्चन में है कि द फायर एट टाइम्स डैश इट्स डेड। तो इसमें भरा जाएगा फॉरगेट्स, FORGETS, फॉरगेट्स मतलब भुलाना। तो फायर जो है वो कभी कभार मृत व्यक्तियों को पूर्णतः जलाना भूल जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग ई क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द डैश ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो इसमें सिन भरा जाएगा, SIN, सिन मतलब पाप। तो जब प्रथम बार कभी अपने पिताजी के साथ इम्बर्स को उनके क्रूअल रेडनेस को ग्रे एस में खोते हुए देखा, तो कभी
उसी वक्त वहीं पर प्रण किया। आई सोर टू सेव फायर मतलब आग को शेव करने का। किससे? तो उसके भुलक्कड़पन या विस्मरण के पाप से। अब एफ क्वेश्चन है द नियरेस्ट डैश वॉज 1000 माइल्स। तो इसमें भरा जाएगा टावर ऑफ साइलेंस, TOWER टावर, OF ऑफ साइलेंस, SILENCE साइलेंस। इसका मतलब हो गया कि जो निकटतम शांति का मीनार था, टावर ऑफ साइलेंस था, दखमा था, वह 1000 मील दूर था। मतलब जब कभी अपने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को अग्नि को सुपुर्द किया, फायर में कंसाइन किया या क्रीमेट किया, उसके पीछे मजबूरी था कभी का कि जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था वह 1000 मील दूर था। उसके बाद जी क्वेश्चन है द स्पीकर कंसाइंड हिज डैश टू द फ्लेम्स। स्पीकर यानी कवि, वह अपने फर्स्ट बर्न को क्या किया? वह अग्नि में सुपुर्द किया। तो यहाँ पर भरा जाएगा हिज फर्स्ट बॉर्न, FIRST फर्स्ट, हाइफन दे करके BORN बॉर्न। उसके बाद एश क्वेश्चन है द स्पीकर वॉज ब्रोकन एट डैश। स्पीकर वह बहुत टूटा हुआ था और अपने आप को रिबेलियस महसूस कर रहा था, कंसीडर कर रहा था। रिबेलियस, REBELLIOUS, रिबेलियस मतलब विद्रोही या विप्लवी, अपने आप को मान रहा था। चूँकि वह अपना जो फर्स्ट बर्न चाइल्ड था उसको टावर ऑफ साइलेंस में छोड़ देने के बजाय वह फायर में क्रीमेट कर दिया था, इसलिए वह रिलीजन के विरुद्ध या अगेंस्ट में कार्य था, इसलिए वह अपने आप को ब्रोकन और रिबेलियस महसूस कर रहा था। उसके बाद आई क्वेश्चन है द सेकेंड टाइम द स्पीकर शोड टू सेव द फायर, शेव द फायर फ्रॉम द सिन ऑफ डैश। तो इसमें भरा जाएगा आपका फॉरगिविंग, FORGIVING फॉरगिविंग। तो क्वेश्चन है कि सेकेंड टाइम जो स्पीकर शपथ लिया वह किस लिए? तो वह शपथ लिया फायर को शेव करने का, लेकिन क्षमा करने के पाप से। अब देखिए कवि जो है वह स्वयं कह रहा है कि मैं अपने फर्स्ट बर्न चाइल्ड को अग्नि में कंसाइन करके अपने रिलीजन के अगेंस्ट कार्य किया। अब ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि फायर हमें माफ़ करे और हमें माफ़ी मांगनी पड़े। कहने का मतलब है ये जो सिस्टम है हिंदूज़ का फायर में कंसाइन करने का, यह बहुत ही क्रूअलसम एक्ट है, रूड एक्ट है। ऐसा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ने का खतरा है और इससे जनजीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ फॉरगिविंग भरा जाएगा, FORGIVING फॉरगिविंग। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों के सहूलियत के लिए हम सभी का आंसर लिख दिए हैं, सभी का आंसर आप देख सकते हैं। फ्राइटेंड, उसके बाद स्विलोज, इम्बर्ड्स, फॉरगेट, सीन, टावर। तो यहाँ पर सिर्फ टावर लिखे हैं तो आप इसे टावर ऑफ साइलेंस समझें। तो यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं तो टावर लिखे हैं, ऑफ साइलेंस नहीं लिखे हैं, तो OF ऑफ साइलेंस, SILENCE। उसके बाद फर्स्ट बॉर्न, उसके बाद रिबेलियस, उसके बाद फॉरगिविंग। उसके बाद हम लोग चलते हैं और देखते हैं B13। तो B13 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी संक्षेप में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पासर्स बाय गेट फ्राइटेंड। पासर्स बाय यानी पथिक लोग किस चीज़ से भयभीत था, क्यों भयभीत था, कैसे भयभीत था? तो आंसर द पासर्स बाय गॉट फ्राइटेंड टू सी द फायर एंड द ड्रेडफुल साइट्स एट द घाट। पासर्स बाय मतलब पथिक लोग, वह डर गया था, टू सी द फायर आग के लपटों को देख करके, फॉस्फोरेशंस को देख करके, जो टेरिबल फायर का इरप्शन था उसे देख करके, और
उस शमशान घाट के चारों ओर पड़ा हुआ मुर्दों या इम्बर्स या बहुत ही ड्रेडफुल साइट्स, मतलब भयावह दृश्यों को देख करके वह जो पासर्स बाय था वह डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर्ड टू। अब जो एक्सप्रेशन है द बर्निंग घाट वह किस चीज़ को रेफर करता है? तो आंसर, द एक्सप्रेशन ऑफ द बर्निंग घाट रेफर्स टू द फिक्स्ड प्लेस वेयर द डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड। यानी एक्सप्रेशन जो बर्निंग घाट है वह किस संदर्भ में है? तो बर्निंग घाट जो है वैसा एक फिक्स्ड प्लेस होता है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को क्रीमेट किया जाता है, दाह किया जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि वेयर डू यू थिंक इज़ द घाट लोकेटेड, अर्थात घाट जो है कहाँ लोकेट करता है, कहाँ है? तो आंसर, द घाट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। वो घाट जो है, जो शमशान घाट है, वह एक नदी के तट पर है, के बगल में अवस्थित है। उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट डज द स्पीकर सी ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग एट द घाट। स्पीकर जब वह मॉर्निंग में स्ट्रॉलिंग के लिए अपने पिताजी के साथ गया था तो वह घाट पर क्या देखा था, क्या ऑब्जर्व किया था? तो आंसर, द स्पीकर सी सिम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस टू द ग्रे एस हाफ कुक्ड लिम्स इन द मॉर्निंग एट द घाट। यानी स्पीकर सी सिम्बर्स, उन लोगों, स्पीकर और उनके पिता जी भी थे, उन लोगों ने इम्बर्ट्स को देखा, यानी शोलों को देखा, अंगारों को देखा। किस रूप में? तो लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, यानी इम्बर्ड्स के क्रूअल रेडनेस को ग्रे एस में खोते हुए, यानी भूरे रंग के राख में खोते हुए। अब देखिए, कोई भी चीज़ को हम लोग जब जला देते हैं तो उसमें अंगूरा बढ़ जाता है, जिसे हम अंगारे कहते हैं या शोले कर सकते हैं। और जलने के बाद उसमें से क्या निकलता है? राख निकलता है। तो ग्रे ऐश में क्या होता है? वह देखा कि ग्रे ऐश में क्रूअल जो रेडनेस था इम्बर्ड्स का वो परिवर्तित हो रहा था। साथ ही साथ हाथ को लिम्स को भी देखा, यानी अधपके शरीर के अंगों को भी देखा। कब? तो इन द मॉर्निंग, सुबह में, एट द घाट, यानी घाट पर, जब वे दोनों यानी कवि और उसके पिताजी घाट पर जो है वह स्ट्रॉलिंग, घाट के समीप से होकर के गुजर रहा था स्ट्रॉलिंग करते हुए। तो उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है कि वाई डज ही से दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूअल। कभी क्यों कहा, वह क्यों कहा कि फायर का जो रेडनेस था वह बहुत ही क्रूअल था? ऐसा कहने के पीछे क्या रीज़न था? तो आंसर, ही सेज दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूअल बिकॉज इट्स swallowed एवरीथिंग। अब ही सेज, वह कहता है कि जो रेडनेस है फायर का वह क्रूअल है, वह निर्दयी है। क्यों? क्योंकि ये जो इम्बर्ड्स है वह बैठा हुआ है आराम से, क्या चीज़ करके? तो सभी चीज़ों को निगल करके, सभी चीज़ों को अपने आप में समेट कर। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है कि इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड। अब किस अर्थ में फायर जो है वह अपने मृत व्यक्तियों को भूल जाता है? तो आंसर, द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड व्हेन इट लिप्स द बॉडी हाफ बर्न्ड। अब देखिए, फायर जो है वह अपने डेड को वह फॉरगेट कर जाता है व्हेन इट लिप्स द बॉडी हाफ बर्न्ड, जब वह शरीर को पूर्णतः नहीं जला पाता है और आधा ही जला पाता है। तो अपने इस अर्थ में अपने मृत व्यक्तियों को वह भूल जाता है। द स्पीकर फील्स इट एज फायर्स डिबॉचरी, इसलिए स्पीकर ने इस एक्ट को फायर्स डिबॉचरी कहा, फायर का इमोरल बिहेवियर या कैरेक्टर। उसके बाद आपका सेवंथ क्वेश्चन है कि व्हाई डज द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी। अब क्यों स्पीकर ने, यानी कवि ने, अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को, अपने धार्मिक पहचान को प्रकट किया, ये रिवील किया? तो आंसर, द स्पीकर रिवील्स हिज रिलीजियस आइडेंटिटी बाय टेलिंग दैट ही इज ए जोरास्ट्रियन बाय बर्थ। वह देखिए, अब क्यों रिलीजियस, अपना जो धार्मिक पहचान था, रिलीजियस आइडेंटिटी जोरास्ट्रियनिज्म का, तो क्यों वह रिवील किया, क्यों प्रकट किया? तो वह इसलिए प्रकट किया कि वह सोचा कि मैं तो बर्थ से क्या हूँ, जोरास्ट्रियन हूँ, मैं पारसी धर्म को मानने वाला हूँ। बिकॉज ए जोरास्ट्रियन वर्शिप्स द फायर गॉड लाइक, चूँकि जोरास्ट्रियन लोग जो है वह फायर को गॉड की तरह पूजता है,
इसीलिए द जोरोस्ट्रियंस डिस्पोज देयर डेड बॉडीज ऑन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड टावर ऑफ साइलेंस। इसलिए जो जोरोस्ट्रियंस हैं वे न तो डेड बॉडीज़ को फायर में कंसाइन करते हैं और न ही अर्थ में बरी करते हैं, अर्थात खाक में दफनाते हैं। वे लोग टावर ऑफ साइलेंस के पास जाकर के वहाँ पर उसे छोड़ देते हैं और जितने भी कैरियन बर्ड्स हैं उसके लिए यह डेड बॉडीज़ आहार का साधन हो जाता है। तो याद रहेगा, स्ट्रक्चर होता है टावर ऑफ साइलेंस, एक रेज्ड स्ट्रक्चर होता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसका जो ओपन टॉप जो है वह स्ट्रक्चर होता है। ओपन टॉप यानी ऊपर से जो है ओपन रहता है और उसी में जो है फेंक दिया जाता है। 3 खांचे होते हैं, बच्चों के शवों के लिए अलग, पुरुषों के शवों के लिए अलग और स्त्रियों के शवों के लिए अलग। तो खैर यह चर्चा जो हम कविता में इन डिटेल जो है किए हैं। अगर देखना चाहते हैं तो मेरी कविता को पढ़ें, इससे आपका सारा कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा या मिसकंसेप्शन जो आपके अंदर होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डिड ही कंसाइन हिज फर्स्ट बर्न टू द फ्लेम्स। कवि ने अपने फर्स्ट बर्न को यानी प्रथम संतान या ज्येष्ठ पुत्र को फायर के हवाले क्यों किया, यानी फायर में क्रिमेट क्यों किया। अब आंसर, ही कंसाइंड हिज फर्स्ट बर्न टू द फ्लेम्स because the nearest tower of silence was 1000 miles। यहाँ पर देखिए माइल्स लिखा हुआ है, यहाँ देखिए माइल्स लिखा हुआ है अवे। तो कहा जा रहा है कि ही कंसाइंड हिज फर्स्ट बर्न, यानी कवि जो है अपने प्रथम संतान को फायर के हवाले कर दिया क्योंकि जो नियरेस्ट टावर था, जो निकटतम शांति का मीनार था, जो टावर ऑफ साइलेंस था, वह उसके घर से 1000 मील दूर था। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द फायर हिम से टू हिम। अब लास्ट में कवि को फायर हिम क्या कहा, यानी फायर हिम क्या कहा। तो द फायर हिम सेड टू हिम दैट ही हैड फॉरगिवन। फायर हिम ने उससे कहा कि तुम्हें माफ़ कर दिया गया, तुम जो मेरे प्रति गुस्सा रखे थे, एंगर रखे थे, तो हम क्रोधित नहीं हुए, मैं माफ़ कर दिया तुम्हें। बट ही सो टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग। लेकिन फिर भी कभी जो है उसके माफ़ करने के पाप से उसे बचाने का प्रण लिया। कहने का मतलब है कि वह दोबारा सोचा कि मैं अपने चाइल्ड को या अपने जोरोस्ट्रियनिज्म मानने वाले लोगों को कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि अपने रिलीजन के अगेंस्ट में कार्य करें, अर्थात वे टावर ऑफ साइलेंस में ही मृत व्यक्तियों को जाके छोड़ दें, न तो वे फायर में कंसाइन करें और न ही वे अर्थ में बरी करें। तो यह दोस्तों रहा आपका क्वेश्चन आंसर। उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप का था मेरा ट्रू एंड फॉल्स, उसे भी देख लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद एक बार फिर से।